Hello students, this is Hardik sir, and in this video we will be starting with part 3 of lesson number 4, air. As we have already seen with part 1 and part 2, the different phenomena occurred by air or wind. We have seen the different types of winds also, and now we are going to see something about cyclone, that is a nature's fury, as it is given the anger of nature, as you can understand. So यहाँ पे we are given the example of the cyclone which was hit in Odisha or which is hit in Odisha. So ये जो स्टेट है यहाँ जनरली ज़्यादा साइक्लोन्स से ख़तरा बना रहता है जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट होते हैं. साइक्लोन्स ओरिजिन होने के पीछे देर आर टू बेसिक फंडास दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट. सो होता ऐसा है कि बीच में यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल हाई प्रेशर हो जाता है और आसपास हर जगह इफ़ देयर इज़ अ लो प्रेशर बेल्ट. सो व्हाट हैपेंस, ऑल दी विंड्स फ्रॉम हाई प्रेशर स्टार्ट्स मूविंग टू दी लो प्रेशर एरियाज. सो इस तरह से आपका साइक्लोन क्रिएट हो जाता है. अगर यहाँ बीच में लो प्रेशर है और हर जगह इफ़ यू फाइंड हाई प्रेशर, सो द सिनेरियो आप उल्टा सिनेरियो समझ सकते हैं जिसे एंटी साइक्लोन से जाना जाता है, यानी कि यहाँ हाई प्रेशर से हवाओं का रुझान लो प्रेशर की तरफ बनता रहता है. सो ये सभी सिचुएशंस ओडिशा में बहुत आम बात यानी बार बार होते हैं ऐसे साइक्लोन्स. रीज़न है ये बे ऑफ बंगाल में ऐसे कुछ साइक्लोन्स ज़्यादा ओरिजिन होते हैं. सो 17 एंड 18 अक्टूबर 1999 की ये जब हम बात कर रहे हैं, साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा. सो 5 ज़िलों में जो ये साइक्लोन का खतरा महसूस हुआ सबको. अनदर सुपर साइक्लोन विच अकर्ड ऑन दी 29th October 1999. So 17th 18 October 1999 and immediately after that 29th October 1999 that devastated large portions of the state. Devastated means that affected, that destroyed we can say, and the damage caused were mainly due to 3 factors. तो ये साइक्लोन के जो 3 फैक्टर यहाँ बेसिक आपको दिए हुए हैं कि जिससे ये इतना बड़ा डैमेज होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, जिसमें आप देख सकते हैं 3 अलग अलग फैक्टर में विंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्ज. क्योंकि ये तेज़ हवाओं की वजह से, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 260 किलोमीटर पर आवर, सो ऐसी तेज़ हवाओं की वजह से जो वेव्स, काफ़ी बड़े बड़े वेव्स उठते हैं समंदर में, जिसे टाइडल वेव से भी जाना जा सकता है. सो ऐसे कुछ टाइडल सर्ज पैदा हुए. विंड वेलोसिटी वॉन्ट्स टू से स्पीड. सो ऐसी तेज़ हवाएं और तीसरा बारिश. तो इन सभी वजहों की वजह से ही बेसिकली वी कैन से कि बहुत सारा डैमेज हुआ है. यहाँ आप देख सकते हैं कि विंड्स का जो स्पीड था दैट वाज 260 किलोमीटर पर आवर और ऐसी तेज़ हवाएं 36 आवर्स तक बहती रही. दीज हाई वेलोसिटी विंड्स uprooted trees and damaged the कच्चा हाउसेस. सो जो कंक्रीट ब्रिक्स से यूज़ नहीं हुए हैं और ऐसे कच्चे मकान थे वो सभी काफ़ी डैमेज हो चुके. रूफ टॉप्स ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल शेड्स एंड अदर हाउसेस वर ऑल्सो ब्लोन अवे. तबाही आप सोच नहीं सकते, उससे कई गुना ज़्यादा हुई थी. पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइंस पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी. हैवी रेन जो वहाँ पे महसूस की गई, सो बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन, तो ये साइक्लोन का ही इन्फ्लुएंस था और ये 3 दिन तक लगातार तेज़ बारिश रही. दीज रेन्स लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर्स ऑफ ओडिशा. सो ज़्यादा बारिश की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से उड़ीसा की कई नदियाँ उफान पे आ चुकी थी. द साइक्लोनिक विंड्स कॉज्ड टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर्स इनलैंड, यानी सीशोर से तकरीबन 20 किलोमीटर इनलैंड अंदर की तरफ ये वेव्स आ चुके थे. एंड ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन टू दी कोस्टल एरियाज. दी 7 to 10 मीटर हाई टाइडल वेव, यानी आप इमेजिन नहीं कर सकते 10 मीटर की ऊंचाई तक के वेव्स जो यहाँ उठे समंदर में, और उससे भी जो पैडी क्रॉप्स वगैरह थे वो सभी क्रॉप्स को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, काफ़ी डैमेज हुआ. Next, as you can find, we are continuing with the cyclonic information. The cyclonic originated as a depression in the Gulf of Thailand near east of Port Blair on 25th October 1999.
सो 25 अक्टूबर से इट हैड एक्चुअली ओरिजिनेटेड बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट मूव्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो यहाँ से आप समझ सकते हैं इफ़ दिस इज़ नॉर्थ दिस इज़ वेस्ट, और इस दिशा में ये आगे बढ़ता गया और ऐसे करते करते ये यहाँ उड़ीसा तक पहुँच चुका था। सो ये अल्टीमेटली उड़ीसा में आप देख सकते हैं सुपर साइक्लोन जो था उसने इस एरिया बिटवीन अरसमा एंड बालीकुड़ा जो उड़ीसा में है वहाँ 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ये अल्टीमेटली सुपर साइक्लोन यहाँ पहुँच चुका था। सो दिस सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ ओडिशा इंक्लूडिंग द सिटीज़ ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन्स। तो आप समझ सकते हैं 2 बड़े शहर के तो नाम है ही, उसके साथ साथ और 28 ऐसे टाउन हैं जिसको इसने इफ़ेक्ट किया है। अबाउट 13 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, यानी ये छोटा नंबर नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को सामना करना पड़ा है मुसीबतों का। अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल्ड, स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दे वर ऑल्सो हैवीली डैमेज्ड। तो इन सभी जगहों पे भी तबाही काफ़ी महसूस की गई है। फिर आता है सैलिनाइजेशन, यानी कि जो समंदर का पानी लैंड तक आ गया और सैलिनिटी जो सॉल्ट उसके साथ रहता है समंदर के पानी में। सो ये टाइडल सर्ज की वजह से जो बड़े बड़े ऐसे ट्रैक थे जहाँ पहले एग्रीकल्चर होता था, अब यहाँ सैलिनाइजेशन होने की वजह से ये सभी ज़मीन भी इनफर्टाइल हो चुकी थी। सो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ साल टीक एंड बैम्बू प्लांटेशंस हैव डिसअपियर्ड, वो सब तो गायब ही हो गए। बड़े बड़े ट्रैक्ट्स आप समझ सकते हैं, यानी काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ ये सब चीज़ें थी पर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो सबसे पहले होते हैं सुनामी या ऐसे टाइडल वेव्स को रोकने वाले, क्योंकि ये समंदर किनारे पाए जाते हैं। सो द मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन प्रदीप एंड कोणार्क वो भी वैनिश हो गए, पूरी तरह से ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी समथिंग अबाउट मॉइस्चर। सो व्हेन वाटर इवापरेट्स फ्रॉम लैंड, ओके, यानी ज़मीन से या कोई भी डिफरेंट वाटर बॉडीज से जब वाटर इवापरेट होता है तो इट बिकम्स वाटर वेपर। सो मॉइस्चर इन द एयर जो है ना, आप समझ सकते हैं मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। तो जो हमारे आसपास हवा में जो भी वेपर का कंटेंट है जिसे हम ह्यूमिडिटी से जानते हैं अल्टीमेटली। व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर, सबसे ज़्यादा जब ज़्यादा मात्रा में ये वाटर वेपर हवा में पाई जाती है, सो वी टेल इट कि आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिड डे है। और ऐसे ह्यूमिड डे जब होते हैं सो कपड़े वगैरह जल्दी सूखते नहीं है। ओके, तो हम देखने वाले हैं कि क्या सिचुएशंस एक्चुअली होती है। सो जब ये सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर पाई जाती है तो हम उसे ह्यूमिड डे से जानते हैं। और जैसे जैसे एयर गर्म होती जाती है इट्स कैपेसिटी टू होल्ड दी वाटर वेपर इंक्रीजेस, यानी ये जो वार्म एयर है आप समझ सकते हैं यहाँ पे, सो वही ये मॉइस्चर को रिटेन करने की ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवापरेट ईजीली एंड दैट्स वाई वी फील वेरी अनकम्फर्टेबल। तो ऐसे ह्यूमिड डे पे जो स्वेट हमारा बॉडी रिलीज़ करता है वो आसानी से इवापरेट भी नहीं हो पाता। यहाँ 3 तरह के एक्चुअली रेनफॉल दिए गए हैं जो हम अभी देखने ही वाले हैं, उसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ही हम देखेंगे, ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सो नेक्स्ट एज यू कैन सी व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग। तो आपको पता है सो दैट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवापरेशन। हम आगे देख चुके हैं प्री जूनियर स्टैंडर्ड्स में, यानी जब ये वाटर पहले वेपर के फॉर्म में राइज होता है सो यहाँ जाके ये कंडेंस होता है एट अ सर्टेन हाइट। सो यू हैव अंडरस्टूड कि इवापरेशन हो गया। अब इवापरेशन के बाद उसका रिवर्स प्रोसेस जो होता है वो होता है कंडेंसेशन। सो जब ये वेपर ठंडी होती है तब ये कंडेंसेशन होता है। ओके, सो व्हाट हैपन्स, द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। सो पहले ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर या वाटर बॉडी से इट हैड कन्वर्टेड इनटू वेपर, बीइंग वेरी लाइटर इट ट्रैवल्ड हायर इन द
एटमॉस्फेयर। अब वहाँ हायर लेवल पे जाके ये कंडेंस होता है। जब कंडेंस होता है द सिचुएशन हैपन्स कि वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑब्वियसली हैवियर देन द एयर। सो वो हैवी होने की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स दैट फॉल बैक ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्लीट। सो ये उसी तरह से उसी फॉर्म में वापस नीचे गिरता है पानी। सो जब वो बूंदे बन के गिरता है तो आप उसे रेन से ही जानते हैं। वो स्नो बन के भी गिर सकता है, दैट वी विल बी स्टडिंग बाय द नेक्स्ट लेसन्स। सो व्हेन वाटर वेपर राइजेज और कंडेंसेशन होता है, सो क्लाउड्स जो है ना, दे आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स एंड व्हेन दिस ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर, तो ये जब ज़्यादा भारी हो जाते हैं और हवा में फ्लोट नहीं कर पाते हैं तो वो प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में यहाँ वापस गिरते हैं। एंड दैट प्रिसिपिटेशन आप जिसे रेन से जानते हैं, आप जिसे स्नोफॉल से जानते हैं, हेल से जानते हैं, स्लीट से जानते हैं, तो ये सभी तरीके हैं जिस तरह से ये बारिश होती है। जेट प्लेन्स जो है आपने देखे होंगे कि जब वो फ्लाई होते हैं तो उसके पीछे एक वाइट ट्रेल छोड़ता है। वो वाइट ट्रेल क्या होता है? दैट इज़ द मॉइस्चर जो उसके इंजन से निकलता है और वो वहीं के वहीं कंडेंस हो जाता है। और ये हमें कुछ टाइम तक दिखता है, फॉर सम टाइम, जब तक वहाँ पे कोई एयर मूवमेंट उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। सो वी आर एबल टू सी दिस ट्रेल्स टिल द टाइम द एयर डजंट डिस्टर्ब इट। आफ्टर द डिस्टर्बेंस वो चला जाता है, वो परमानेंट नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मूवमेंट वहाँ पे भी एटमॉस्फेयर का रहता है। नेक्स्ट वी कैन सी प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, यानी जो बूंदे बन के गिरता है आप उसे रेन से जानते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, यानी हमारा फ्रेश वाटर का सोर्स सबसे बड़ा है रेन। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, और ये तरह तरह के प्लांट्स और ट्रीज़ ही ये ज़मीन में कहीं ना कहीं वाटर का लेवल बनाए रखते हैं। व्हेन ट्रीज़ ऑन हिल साइड्स आर कट, जब ये हिल साइड के ऊपर पेड़ों को काटा जाता है, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज़। क्योंकि अगर वहाँ पेड़ होंगे तो वो पानी की वेलोसिटी को कम करेंगे, स्पीड को कम करेंगे और कुछ हिस्सा अपने रूट्स के थ्रू सॉइल में पहुँचाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ से पेड़ काट दिए गए हैं और वहाँ से तेज़ पानी बहेगा तो लो लाइंग एरियाज़ में फ्लड की सिचुएशन बनेगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, जिसमें आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल दिए गए हैं। सो लेट अस हैव सम इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस, और उसके बाद हम ये सम अप वाला पैराग्राफ कर लेते हैं। सो यहाँ 3 आपको फिगर जो दिए गए, सबसे पहले दिया है साइक्लोनिक रेनफॉल। जैसा मैं इन दिस वीडियो इटसेल्फ आपको बता चुका हूँ, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और हवाओं का रुझान हाई से लो ही रहता है। सो इस तरह से जब अगर कोई रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोनिक इफेक्ट, जैसा हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो देखा, तो उस तरह के रेनफॉल को हम साइक्लोनिक रेनफॉल से जानते हैं। दूसरा आपको दिख रहा है रिलीफ, यानी होता ऐसा है कि इस तरफ से वाटर बॉडीज से वाटर वेपर जो ट्रैवल करती है, पर बीच में कहीं पे ऐसा होता है कि ऐसा माउंटेन उसे रोक लेता है। अब यहाँ दिस विंड कैन नॉट क्रॉस दिस माउंटेन, तो इट हैज़ टू राइज अपवर्ड्स। और अब ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाती है, और कुछ हद तक कंडेंस होने के बाद जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स भारी होती है तो इन द फॉर्म ऑफ रेन वो वाटर वापस गिर जाता है। इसे हम रिलीफ रेनफॉल से जानते हैं, यानी ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कह सकते हैं। क्यों रिलीफ से जानते हैं? क्योंकि रिलीफ फीचर, ये रिलीफ फीचर है, आपको पता है रिलीफ यानी जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं लैंड के, यानी कि माउंटेन्स है, वैलीज़ है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज़ है। ओके, सो ये रिलीफ फीचर है, जो रिलीफ फीचर इन मॉइस्ट एयर को रोकता है, उस वजह से ये हवा में ऊपर ट्रैवल करता है और यहाँ कंडेंसेशन होने की वजह से बारिश हो जाती है। यानी इफ़ यहाँ ये माउंटेन नहीं होता तो हवाएं शायद आगे बढ़ सकती थी। तो क्योंकि ये माउंटेन है, एक रिलीफ फीचर है, इसने ये हवाओं को रोका,
एंड दैट्स वाई यहाँ बारिश हुई, इसीलिए ये रिलीफ फीचर से हुई बारिश है, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रिलीफ रेनफॉल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो इक्वेटोरियल रीजन में पाया जाता है। होता कैसा है कि कंटिन्यूअस हीट की वजह से गर्म हवाएं ऊपर ही ट्रैवल करती रहती है। सो थ्रू आउट द डे दिस फिनोमिना कीप्स ऑन अकरिंग, और ज़्यादा देर तक कंटिन्यूअस ये ऊपर जाने की वजह से एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पहुँच के ये एयर, ये वेपर कंडेंस हो जाती है। सो व्हेन वेपर कंडेंसेस इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, and as it converts into water droplets, and when the water droplets become heavier they fall back on the earth. So इक्वेटोरियल रीजन में ये रोज़ाना बारिश होती है और उसकी वजह है ये अल्टीमेटली द कंटिन्यूअस हीट, एंड सच टाइप ऑफ रेनफॉल इज़ नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल। नेक्स्ट, रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि ये फ्रेश वाटर का एक लौता सोर्स है और इसके अलावा लाइफ सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ्स सरफेस, क्योंकि यही एक तरीका है जो फ्रेश वाटर का एक साइकिल चलाता रहता है, वाटर साइकिल आपको पता ही है। इफ़ रेनफॉल इज़ लेस तो वाटर स्कैरसिटी और ड्राउट जैसी मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर ये ज़्यादा है, इफ़ द रेन इज़ मोर, तो यहाँ तूफ़ान आ सकता है, यानी कि सैलाब आ सकता है। आप समझ सकते हैं फ्लड्स टेक प्लेस, नदियाँ उफान पे होती है। डू यू नो में यहाँ आपको दिया है कि अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट एंड हेल। तो यहाँ आपको दिया गया है कि जब वाटर लिक्विड फॉर्म में आता है तो आप उसे रेन कहते हैं। तो ये बाकी के 3 फॉर्म में क्या होता है, आई वॉन्ट यू टू सर्च, बराबर है आप सर्च करें, डेफिनेशंस ढूंढें। स्नो आप समझ सकते हैं इजी है, स्लीट एंड हेल मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेशंस ढूंढ के आंसर करें। एक्सरसाइजेज आपको सून तुरंत ही भेज दी जाएगी। फॉर एनी क्वेरी, एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। थैंक यू।